हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे यूएस, कनाडा और इंडिया के बारे में। कंपेयर करेंगे कि हाउ सिमिलर यूएस एंड कनाडा इज़ एंड व्हाट एरियाज दे आर डिफरेंट, और इंडिया से कैसे कंपेयर करता है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। कनाडा ऊपर है, यूएस नीचे है। दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। दोनों में डॉलर चलता है, हालांकि कैनेडियन डॉलर जो है सस्ता रहता है यूएस डॉलर से। आप रेट देख सकते हैं, तो अभी आई थिंक 1:25, 1.25 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। यूएस मतलब महंगा है कनाडा डॉलर से। कनाडा की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1/10 है यूएस की। तो यूएसए में करीब 350 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो कनाडा में करीब 3.5 मिलियन की पॉपुलेशन है। मोर और लेस दोनों एंग्लो सैक्सन नेशंस हैं, तो लगभग लगभग कल्चर सिमिलर है। हाँ, एक चीज़ जो गौर करने वाली है, जो आई थिंक कनाडा और यूएस में अलग है, वो ये है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर जो है, कनाडा थोड़ी सोशलिस्ट है कंट्री उस मामले में। तो हेल्थ केयर जो है स्टेट प्रोवाइडेड रहती है, तो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है कि जो बंदे कमाते हैं उनका टैक्स वगैरह रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है कनाडा में, तो उसमें से कटता रहता है जो जो आपका हेल्थ केयर में जाता है। यूएस में वैसा नहीं है, आपको भरना पड़ता है पैसा हेल्थ केयर लेने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या रहती है कि कनाडा में जो बसावट है ना मेनली, वो सारी वहाँ पर है जो बिल्कुल यूएसए से मतलब 50 से 100 मील की दूरी पे है। तो जो भी कनाडा की मेजर सिटीज़ हैं, आप देख लो, टोरंटो देख लो, ओटावा देख लो, मॉन्ट्रियल देख लो, जो कि ईस्ट कोस्ट पे पड़ती हैं, वो सब न्यूयॉर्क के विद इन 100 माइल्स हैं एक्चुअली। आप न्यूयॉर्क जा सकते हो वहाँ से बहुत आराम से। और सिमिलरली अगर आप वेस्ट कोस्ट पे चले गए तो वैंकूवर जैसे बहुत बड़ी सिटी है, जो कि सियाटल से बिल्कुल लगी हुई है, बेसिकली एडजेसेंट सिटीज़ भी बोलते हैं कई बारी। और रेस्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द कनाडा में इतना ज़्यादा लोग ना रहते हैं ना, मतलब ज़मीन ही ज़मीन है। बट लोग की बसावट नहीं है। और भी हैं, एडमंटन है, वाटरलू है, बहुत सारी जगहें हैं। बट जो मेजर सिटीज़ हैं वो सब यूएसए के पास पास ही आस पास ही हैं बेसिकली। तो ये भी चीज़ है, जबकि यूएसए ऐसा नहीं है। तो यूएसए में जहाँ नॉर्थ में वेस्ट कोस्ट पे सियाटल है, जो कि कनाडा के पास है। ऐसे ईस्ट कोस्ट पे न्यूयॉर्क देखोगे, जो कनाडा के पास है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को है, सैन होजे है, सैन डियागो है, जो कि वेस्ट कोस्ट पे पड़ती हैं। या अगर ईस्ट कोस्ट पे भी आप देखोगे तो ऑस्टिन है, ह्यूस्टन है, डैलस है। ये बहुत दूर दूर है, बल्कि ये मेक्सिको के पास है एक्चुअली। तो यूएसए उस हिसाब से ऐसा है। कनाडा उस मामले में ना बाइलिंगुअल है, इन द सेंस कि वहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश का काफ़ी बोलबाला है। तो जो मॉन्ट्रियल है, जो कि क्यूबेक की कैपिटल है, उस साइड में फ्रेंच का बहुत बोलबाला है। और रिमाइंडर ऑफ द कनाडा में भी लगभग लोग फ्रेंच और मतलब इंग्लिश समझते हैं, या इन दोनों का काफ़ी प्रेवलेंस है कनाडा के अंदर। यूएस में उस मामले में ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पेनिश और इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला है। तो जो भी स्टेट्स जो मैक्सिको को टच करती हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, या टेक्सास हो गया, या एरिजोना हो गया, इन जगहों पे स्पेनिश बहुत चलती है। और ऑफ कोर्स इंग्लिश तो कॉमन है ही। तो ये भी कह सकते हो आप, एक डिफरेंस है थोड़ा। अच्छा, यूएस में बहुत इमिग्रेशन होती है, टेक इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और मेक्सिको से सर्विस जॉब्स की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है। कनाडा के अंदर क्या है, जो इमिग्रेशन है ना, थोड़ी ब्लू कलर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा है कनाडा के अंदर। क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या है बहुत ही कम, तो उन्हें लोग बुलाने पड़ते हैं। तो कोक्स हो गए, जैनेटर्स हो गए, लोअर लेवल वर्क के लोग हो गए, बहुत आते हैं। कनाडा ग्रीन कार्ड बहुत देती है, बांटती है एक्चुअली। तो टेक में भी है, टेक में भी देती है, लेकिन कनाडा के अंदर ना इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। टेक की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है यूएस में। तो आप H1B वीज़ा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग यूएस के लिए लगवाते हैं और यूएस में आते हैं। यूएस में टेक की मार्केट बहुत बड़ी है और आते हैं। इसी के चलते क्या होता है, जो सैलरीज हैं यूएस में एक्सट्रीमली हाई हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा। आज के दिनों में अगर आप देखेंगे तो कनाडा में काफ़ी हद तक इंडिया से भी कम तनख्वाह मिलती है डॉलर के अंदर एक्चुअली, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो दिस इज़ व्हाट कनाडा इज़। यूएस में उस मामले में पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट तनख्वाह मिलती है, किसी भी तरीके से आप कंपेयर कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। खासतौर पर मैं टेक की बात कर रहा हूँ। हाँ, कनाडा अच्छा किधर है, लेकिन अगर आप जैसे बस ड्राइवर हैं, या स्वीपर हैं, या जैनेटर हैं, उस मामले में कनाडा में तनख्वाह बहुत अच्छी है। जैसे ऑन एन एवरेज बस ड्राइवर जो है 60 से 70 हज़ार डॉलर का कमा लेता है कनाडा में। ट्रक ड्राइवर जो खासतौर पे ट्रेलर ट्रक चलाते हैं, लंबे ट्रक चलाते हैं, वो लोग तो 150 से 200 के तक भी कमा लेते हैं तनख्वाह।
उनकी यूएस में भी ज़्यादा रहती है, लेकिन कनाडा में तो कुछ ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि कनाडा में ना एक मामले में बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, बहुत ठंडी कंट्री है, पूरी बर्फ़ के नीचे रहती है। 6 से 7 महीने तक बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है कनाडा के अंदर। और अगर वैंकूवर को छोड़ दो तो मुझे नहीं लगता कोई भी सिटी ऐसी है कनाडा के अंदर, खास तौर पे अगर ईस्ट कोस्ट ले लो या नॉर्दर्न कनाडा ले लो, इवन वेस्ट कोस्ट के ऊपर, जहाँ बर्फ़ ना पड़ती हो। वैंकूवर को छोड़ दो अगर आप, तो वैंकूवर का ऑलमोस्ट सियाटल जैसा वेदर है, तो काफ़ी प्लेजेंट वेदर है। ना ज़्यादा बहुत गर्मी है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है एक्चुअली, कभी कभार बीच में इक्का दुक्का बर्फ़ पड़ गई तो पड़ गई। तो उस मामले में कनाडा के अंदर ना बहुत सारे सीजन्स का ना होना और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री ठंडी रहना, ये बहुत है। यूएस उस मामले में डिफरेंट है। यूएस में हर तरीके के सीजन्स, जैसे अगर आप इंडिया से कंपेयर करो, जैसे इंडिया में सीजन्स होते हैं स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर, यूएस में सारे होते हैं। इनफैक्ट जो जगहें जैसे सियाटल हो गई, जो कि वाशिंगटन में पड़ती है, या सैन फ्रांसिस्को हो गया, या सैन होजे हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, इनके जो वेदर वगैरह ना बहुत ही बढ़िया रहता है, जो कि काफ़ी टाइम लोग इसको बैंगलोर के वेदर से या पुणे के वेदर से आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब थोड़ा ठंडा, ठंडक पे ज़्यादा रहता है, खास तौर पे जो सियाटल का है। जैसे नॉर्थ में जाओगे, सियाटल और सैन फ्रांसिस्को जो है थोड़ा ठंडे पे रहेगा। आई डोंट थिंक मैं किसी इंडियन टाउन से कंपेयर कर सकता हूँ इसको, मतलब थोड़ा ठंडक पे रहता है। जैसे सैन फ्रांसिस्को, सियाटल और वैंकूवर लगभग सिमिलर टेम्परेचर रहता है इनका, थोड़ा ठंडेपन पे रहता है। मतलब और बर्फ़ वरफ़ कोई खास पड़ती नहीं है सच। और गर्मियों में ज़्यादा गर्म नहीं रहता, मतलब 30 डिग्री तक चला गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 35, मतलब बहुत हाई होता है यहाँ के हिसाब से डिग्री टेम्परेचर, अगर इतना चला गया तो। और सर्दियों में भी मतलब ज़ीरो चला गया तो बहुत लो होता है यहाँ पे, जनरली 2, 3, 4 ऐसे रहता है। कभी कभार मतलब -1, 2 पे भी पहुँच जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो जनरली होता है ठंडक की साइड पे, लेकिन बड़ा प्लेजेंट वेदर रहता है। बाकी यूएस में तो जैसे इंडिया में रहती हैं, मतलब गर्म सीज़न रहेगा, सर्दी रहेगी, बर्फ़ रहेगी, ठंडक रहेगी, गर्मी रहेगी, बारिश रहेगी, वो सब रहते हैं, सारे सीजन्स रहते हैं वैसे ही। तो यूएस उस हिसाब से ज़्यादा डाइवर्स है, ज़्यादा बढ़िया मौसम्स रहते हैं यहाँ पे। कनाडा उस हिसाब से ज़्यादातर ठंडा रहता है एक्चुअली। तो वहाँ यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, सैलरी के अगेंस्ट एक्चुअली यूएस में सैलरी ज़्यादा मिलती है, खास तौर पर टेक जॉब्स में। अगर आप जैसे वुड कटिंग हो, फिशिंग हो, ये सारे जॉब करोगे तो कनाडा बहुत बढ़िया उस मामले के लिए। नेचुरल रिसोर्स कटिंग का हो गया, या मतलब सेमी स्किल्ड या स्किल्ड रोल्स हैं, बट नॉट लाइक नॉलेज रोल्स, जो कि जैसे आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, उसमें कनाडा में इतनी ऑप्शन नहीं है, और तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। बाकी वाले एरियाज पे ज़्यादा मिलती है कनाडा के अंदर। एक और चीज़ है, अगर आप रियल एस्टेट देखेंगे तो रियल एस्टेट कनाडा में बहुत ही महंगी है, मतलब यूएसए से भी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि वहाँ पे इतनी तनख्वाहें नहीं होती, जबकि मकानों के रेट बहुत हाई हैं। सेम वे जो रेंट्स हैं, होटल के किराए भी आप देखोगे कनाडा में बहुत ज़्यादा हाई हैं। इनफैक्ट खाने के भी रेट्स देखोगे आप कनाडा में, तो खाने के रेट भी यूएसए के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं कनाडा के अंदर। हाँ, आप वो बोल सकते हो कि भाई अगर डॉलर टू डॉलर कंपेयर करोगे तो $1 यूएस का कनाडा का $1.25 के बराबर है, तो उसके देखे थोड़े सस्ता लग सकता है आपको, लेकिन भाई आप कनाडा में अगर आप रह रहे हो तो कैनेडियन डॉलर में ही आपने कमाना है, तो उसके हिसाब से महंगा ही है एक्चुअली वहाँ पर। यूएस में उसके हिसाब से थोड़ा सस्ता है, तो दोनों, रियल एस्टेट भी सस्ती है, रेंट्स भी सस्ते हैं, और रोज़मर्रा का जो खाना पीना, जो ग्रोसरी होती है वो भी सस्ती हैं। कनाडा में ये सब चीज़ें महंगी होती हैं। सेम वे जो टैक्सेशन रेट रहता है, तो जो यूएस में फेडरल रेट करीब करीब 25 से 30% के बीच में रहता है, और अगर आपकी स्टेट भी टैक्स करती है इनकम टैक्स पे, तो उसमें 8 से 10% तक और बेसिकली ऐड हो जाता है। कनाडा के अंदर ये रेट बेसिकली 45-50% तक भी पहुंच जाता है। तो कनाडा में इनकम टैक्स जो है बहुत ही हाई होता है, इसी से वो उनकी काफ़ी सारी सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ केयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, जो कि यूएसए में नहीं है। और अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं कनाडा में, जो पॉइंट सिस्टम होता है उसके थ्रू वीज़ा लगा के, ग्रीन कार्ड लगा के डायरेक्ट चले जाते हैं, जबकि यूएस में अधिकतर लोग H1 वीज़ा या L1 वीज़ा पे आते हैं, काम करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं ग्रीन कार्ड, और कुछ सालों में उनको ग्रीन कार्ड मिलता है। और अगर हाल फिलहाल में आपने देखा होगा तो खासतौर पे जो इंडियन हैं या चाइनीज़ हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है यूएसए के अंदर, आईटी के चलते, आईटी के चक्कर में लोग आ जाते हैं यहाँ पे, उनके ग्रीन कार्ड की जो लिस्ट रहती है, आजकल सुनने में आ रहा है 25 साल, 50 साल, 100 साल भी हो सकती है, जो क्यू रहती है उनकी लंबी, तो उनको मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। कनाडा में ऐसा नहीं है, तो अगर आप परमानेंट रेसिडेंसी चाहते हैं तो कनाडा में एक बार अगर आप आ गए, या तो बहुत से लोग डायरेक्ट ग्रीन कार्ड लेके आते हैं बाहर से, या अगर कनाडा में भी आके आपको वर्क एक्सपीरियंस वगैरह लग गया,
तो 2-3 साल में, आई थिंक 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा, आई थिंक आपको परमानेंट रेसिडेंसी कनाडा में मिल जाती है। इनफैक्ट जो लोगों ने पीएचडी वगैरह करी है कनाडा से या एमएस भी करी है, उनको भी आई थिंक स्पेशल प्रोविजंस रहते हैं। 2-3 साल में आपको अक्सर ग्रीन कार्ड वगैरह मिल सकता है कनाडा में। ऐसा यूएस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यूएस में वीज़ा वगैरह फंडा थोड़ा लंबा पड़ता है और थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लॉटरी चलती है यूएस में। कनाडा में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो आपको थोड़ा आराम से मिल जाता है कंपैरेटिवली। तो अब होता क्या है कि बहुत से लोग जिनका यूएस में H1 वीज़ा नहीं लगता या कुछ होता है, वो जाके क्या है कनाडा में जॉब ले लेते हैं। तो अक्सर ये माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेज़न है, गूगल है, ये सब लोग लोगों को कनाडा में बेसिकली हायर कर लेते हैं। और ट्रैवल करना तो आसान है कनाडा से, मतलब लगभग सारी फ्लाइट्स कनाडा यूएस में बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हैं। और जो यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या जो सिटीजन्स हैं यूएस के, वो बड़े फ्रीली कनाडा जा सकते हैं। सेम वे कनाडियन सिटीजन्स भी यूएस आ सकते हैं। आई थिंक कनाडा के ग्रीन कार्ड वाले शायद नहीं आ सकते यूएस, उनको शायद वीज़ा लेना पड़ता है, ऐसा ऐसा फंडा है, बट यूएस वाला जा सकता है। तो वो तो रही ट्रैवल की बात। तो हमने रियल एस्टेट कवर करा है कि रियल एस्टेट कनाडा में ज़्यादा महंगी है, खाने के प्राइसेस कनाडा में ज़्यादा महंगे हैं, रेंटल्स कनाडा में ज़्यादा महंगे हैं, सर्विसेज कनाडा में ज़्यादा महंगी हैं, हेल्थ केयर कनाडा में फ्री है जो कि यूएस में महंगी है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह अगर आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, मैगिल यूनिवर्सिटी वगैरह हैं जो कि अच्छी हैं। फिर भी ओवरऑल वर्ल्ड में यूएस की यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा नाम है। अगर आप टेक इंडस्ट्री देखोगे तो यूएस का कोई कंपैरिजन नहीं है, कनाडा बहुत ही छोटी है यूएस के कंपैरेटिवली। कुछ कंपनीज हैं उन्होंने अपने जैसे शॉपिफाई है, बहुत बड़ी कंपनी है कनाडा के अंदर, कनाडा की कंपनी है। बैक इन द डे नॉटल नेटवर्क्स वगैरह हुआ करती थी, अब तो डूब गई। ब्लैकबेरी जो रिम रिसर्च एंड मोशन कंपनी होती थी वो भी कनाडा की है। अब तो इतना नाम नहीं रहा उसका। तो बेल कनाडा करके एक है टेलीकॉम की कंपनी अगेन। तो पुराने ज़माने में काफ़ी मतलब मशहूर होती थी, आजकल तो इतनी नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो काफ़ी हद तक सिमिलर भी है कनाडा यूएसए के, कि दोनों इंग्लिश भाषी देश हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं, लगभग दोनों की पॉलिटिक्स वगैरह भी सिमिलर चलती है। बट अगेन फंडामेंटली अगर आप नुआंस जाएंगे तो बहुत डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कनाडा बहुत ही ठंडा देश है, थ्रू आउट सारा ठंडा ही ठंडा है। यूएस में सारे सीजन्स रहते हैं। यूएस बहुत मल्टी कल्चरल और डाइवर्स है। कनाडा भी काफ़ी हद तक मल्टी कल्चरल और डाइवर्स है क्योंकि इमिग्रेंट्स बहुत बुलाता है। बट यूएस भी इमिग्रेंट्स बहुत बुलाता है, लेकिन यूएस जो होता है हाई कैलिबर के इमिग्रेंट्स बुलाता है मोस्टली, ज़्यादा जो कि ज़्यादातर टेक में होते हैं। जबकि कनाडा जो है हर तरीके के इमिग्रेंट्स बुलाता है। तो उस हिसाब से डाइवर्सिटी कनाडा में ज़्यादा होगी, बट वो ज़रूरी नहीं है कि वो हाई इंटेलेक्ट या हाई आईक्यू पीपल की डाइवर्सिटी होगी। उसमें आपको डेली जॉब्स, कॉमन जॉब्स, वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, सब तरीके के लोग आते हैं कनाडा में। यूएस पर्टिकुलर टारगेट करता है हाई टेक, हाई आईक्यू पीपल को। तो वही लोग आते हैं यूएस में, तो उस हिसाब से थोड़ा यूएस में मतलब एक एलीट क्लास वगैरह का आने का चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा की थोड़ी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ भी हैं, तो टैक्सेशन बहुत हाई है कनाडा में, यूएस में नहीं है। यूएस में लिबर्टी वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हैं कनाडा के मुकाबले। खाने पीने की आई थिंक इसलिए मुझे लगता है कनाडा थोड़ा कम डाइवर्स भी है क्योंकि थोड़ा वाइट डोमिनेटेड है कनाडा बहुत ज़्यादा। यूएस अगर आप देखोगे तो इधर आपको हिस्पैनिक, वाइट्स, एफ्रो अमेरिकन, इंडियन चाइनीज़ बहुत मिलते हैं। कनाडा में भी आपको मतलब मिडल ईस्टर्न, इंडियन चाइनीज़ तो कनाडा में भी बहुत मिल जाते हैं। बट एफ्रो अमेरिकन्स और हिस्पैनिक्स इतने ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कनाडा में नहीं है। उनकी तादाद यहाँ पर ज़्यादा यूएस के अंदर है। तो ये भी फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटी के रूप में यही है कि भाई दोनों एंग्लो सैक्सन नेशंस हैं। क्रिश्चियनिटी यहाँ का मेजर रिलीजन है। दोनों का, दोनों ही एक समय पे ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुके हैं बैक इन द डे में। अभी भी आई थिंक इट बोज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब ब्रिटिश क्राउन की बो करते हैं उनको अभी भी। कुछ तो इनका फंडा है आपस में, पता नहीं वो मैटर करता है कि नहीं करता है, बट पॉलिटिकली ऑफिशियली आई थिंक दे स्टिल आर डोमिनियंस ऑफ यूके। वो देखना पड़ेगा जाके आपको क्या मतलब होता है उसका। आई थिंक फंडामेंटल लेवल पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बट ये चीज़ें हैं जो कनाडा और यूएसए को मतलब साथ भी करता है। और कनाडा एक तरीके से यूएसए की पूंछ बन के चलता है, तो जो यूएसए बोल देता है कनाडा वही करता है। चाहे आर्मी भेजनी हो, चाहे जो पॉलिसी डिसीजन लेना हो, एक्सेट्रा।
तो आई थिंक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है 1/10 है यूएस की। तो यूएस में 350 के करीब मिलियन लोग हैं, कनाडा में 3.5 मिलियन है। उस हिसाब से कनाडा का ना ज़मीन बहुत ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जैसे लक्कड़ बहुत ज़्यादा है, फिश बहुत ज़्यादा है, फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़े कनाडा के अंदर है, बहुत ज़्यादा पानी है। तो इनफैक्ट जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क हो गई या वाशिंगटन हो गई, इन दोनों जगह पे खास तौर पे जो खाद्य पदार्थ है, टमाटर, सब्जी वगैरह, ये सब कनाडा से बहुत आती है। यहाँ नहीं उगता, वहाँ से आता है। लेकिन जो सदर्न स्टेट्स वगैरह हैं, जो यूएस वगैरह, उधर कैलिफोर्निया से या न्यू मैक्सिको से, नेवाडा से, इन जगहों से मतलब सामान उग के आता है। तो ये भी एक अंतर है। दूसरा क्या है कि कनाडा के अंदर थोड़ा सोशलिज्म के ऊपर बेंट है, थोड़ा फ्रेंच के ऊपर फोकस है, जो कि यूएस में इतना पूरा प्योर प्ले कैपिटलिस्टिक है और इतना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा एक जेनरिक वीडियो था कनाडा वर्सेस यूएस के ऊपर, और कंट्रास्टिंग इट विद इंडिया। आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप क्या सुनना चाहते हैं उसके बारे में, किसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई और टॉपिक्स हैं आपके कनाडा वर्सेस इंडिया के बारे में, या कनाडा वर्सेस यूएस एज कंपेयर टू इंडिया। आई थिंक बहुत से मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग या तो यूएस वर्सेस इंडिया बताते हैं या कनाडा वर्सेस इंडिया बताते हैं। मैं आपको तो पूरे पूरे पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, कनाडा वर्सेस यूएस एज कंपेयर टू इंडिया। तो आई थिंक ये एक बढ़िया एक सेगवे रहेगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पहुँचाने में। तो आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स करिए, आप और क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और लोगों तक भी ये चैनल पहुंचेगा और उनको भी कुछ मोटिवेशन मिल सकता है कि आगे वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि मैं कुछ संशोधन कर सकता हूँ अपने वक्तव्य में, या कोई और चीज़ कर सकता हूँ, तो ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं सही लग रही तो वो भी आप लिख के बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आपके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके उसको अपडेट करूँ। तो आज के लिए इतना ही। होप आपकी लाइफ अच्छी जा रही होगी। समर्स का एंजॉय करिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, और होपफुली आपका समय अच्छा बीते। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।